नमस्कार, जय हिंद। आज हमारा टॉपिक जो चार्जशीट पर चल रहा था, ये उससे पहले वाला, उसके बाद वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। इससे पहले वीडियो में जो हमने है आप लोगों को बताया था एफआईआर क्या होती है, डेली डायरी क्या होती है, केस डायरी क्या होती है, फॉर्म 112 क्या होता है, साइट प्लान क्या होता है, स्केल्ड साइट प्लान क्या होता है, और सीजर मीमो क्या होती है, एमएलसी क्या होती है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या होती है। इससे पहले की वीडियो में बताया जा चुका है। अब आपको जो है हम ये बताने की कोशिश करते हैं पहले तो सबसे पहले बताने से पहले आपको कुछ भी हम आपको ये दिखा दें, जरा सा आपकी समझ में आवे कि इसके ये रफ साइट प्लान क्या होता है। साइट प्लान क्या होता है, देखिए इस तरीके से जब कोई पुलिस ऑफिशियल मौका वारदात पर जाता है तो एक इस तरीके से एक नक्शा बनाता है जिसमें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिखाता है। यहाँ दिखा रखे हैं उसने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये दिखा रखी है जगह वगैरह। इसमें ये प्लेस दिखाता है ए बी स्थान, जहाँ पे ये बताता है कि फलानी जगह तो इंजर्ड खड़ा था, फलानी जगह से मुलजिम आए, मुलजिम इधर के रास्ते से आए, इधर आए, और यहाँ बिजली की में देखने की ये व्यवस्था थी कि अगर मकान का झगड़ा तो मकान दिखाते हैं इसमें। इस तरीके की चीजें दिखाता है जिससे ये पता लगता है कि घटना स्थल ये है। घटना स्थल बदलना नहीं चाहिए, घटना स्थल सदैव वही रहता। तो ये इस तरीके का एक नक्शा आपको फाइल पर मिलेगा चार्जशीट के साथ। फिर एक जब पुलिस कब्जे में लेती है तो इस तरीके की एक मीमो बनाती है, इसके अंदर सबसे ऊपर एफआईआर नंबर लिख देती है, एफआईआर नंबर लिख देती है और अंडर सेक्शन लिख देती है, फिर पुलिस स्टेशन लिखती है, फिर लिख देती है सीजर मीमो, क्या सीजर हो रहा है उसकी सारी डिटेल, और फिर लास्ट में ये लिख के कि भाई ये फलाने फलाने इसके पुलंदे तैयार किए और इसके ऊपर ये सील लगाई। उस पर 2 गवाहों के दस्तखत करा लिए जाते हैं और आईयू खुद के दस्तखत कर देता है। इस सीजर मीमो का यदि मकान की तलाशी ले रहे हैं आप तो इसकी एक कॉपी मकान मालिक को भी देनी चाहिए, या जिसके यहाँ से तलाशी आप ले रहे हैं। ये इसका का ये परफॉर्मा मैंने आपको बना के आपके लिए बनाया। इसी तरीके से एक एमएलसी बनाई जाती है जो फाइल पे आ गई थी। पहले सबसे ऊपर उसमें हॉस्पिटल का नाम होता है, फिर उसके बाद में पेशेंट का नाम, पेशेंट के पिता का नाम, पेशेंट को कौन लाया, कब एग्जामिनेशन चालू हुआ उसका, कै बजे खत्म हुआ, फिर जिसके चोट लगी हुई उसने क्या बताया, उसका बीपी कितना है, वो बोल सकता है या नहीं बोल सकता, उसका कंडीशन कैसी है, फिर इंजरीज क्या क्या है, इंजरी की लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई, इंजरी लेसरेटेड है, पंक्चर्ड है या इंसाइज्ड है, ये सारी की सारी डिटेल इसमें दी जाती है। उसके बाद में अगर किसी को रेफर किया जाता तो डिटेल इसमें होती है, और नीचे एक ओपिनियन दिया जाता है इसमें एक जगह कि भाई इंजरी जो है सिंपल थी या ग्रीवियस थी। तो इस तरीके की एमएलसी फाइल पर लगी हुई मिलेगी। ये तो एक परफॉर्मा मैंने हाथ से बना कर दिखाया, एक प्रिंटेड परफॉर्मा जिस पर हॉस्पिटल का नाम होता होगा, जैसे मान लो आपका जिला कोई सा भी हो तो उस पर लिखा होगा जिला चिकित्सालय, और बस उसके ऊपर, तो इसे एमएलसी कहते हैं। तो ये 3 चीजें आपको फाइल पे देखने को मिलेंगी चार्जशीट के साथ में। तो आज अब जो हम यहाँ हैं, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे हम अपने मतलब पे आते हैं, जहां से अब हम इस टॉपिक को अपने स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा जो है देख लें, मैकेनिकल मैकेनिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट, रजिस्टर नंबर 19, मालखाना और टीआई। तो आप इन्हें समझें, ये आपके लीगल टर्मिनोलॉजी की काम आने वाली चीजें, ये क्या है इनको समझना जरूरी है। सबसे पहले हम मैकेनिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट को समझते हैं क्या है।
ये बातें आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेंगी, ये बातें ना किताबों में नहीं मिलेंगी। ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज का विषय होता है और इसको आप सोचें कि आईपीसी, सीआरपीसी वहाँ पे से ढूँढ लें। सॉरी आईपीसी कह रहा हूँ, तो नाम बदल गया भई, सरकार ने नाम बदल दिया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अगर आप इसे ढूँढने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको ना परफॉर्म में मिलेंगे, ना इनका कुछ मिलेगा। ये तो एक प्रैक्टिस का रूल है, जो प्रैक्टिस से चला आ रहा है। ये कई जगह इनके स्वरूप डिफरेंट हो सकते हैं और डिफरेंट लैंग्वेज में हो सकती है। जैसे दिल्ली में जाएँ तो ये अंग्रेजी में हो सकती हैं, यूपी में हिंदी में भी हो सकती हैं और पंजाब चले जाएँ तो ये गुरुमुखी में भी हो सकती हैं और कहीं ये तमिलनाडु में चले जाएँ तो तमिल लैंग्वेज में भी हो सकती है, कहीं पर कन्नड़ में हो सकती हैं। तो ये चीज़ है जो लैंग्वेज है, वो इस बदलती रहती है। लेकिन इनका जिस्ट जो है, सार जो है, वो सारा का सारा सेम रहता है। तो आइए अब बात करते हैं हम मैकेनिकल एक्सपेंशन रिपोर्ट की। हम अपने टॉपिक पर से भटक जाएँगे नहीं तो। जब कभी भी किसी चीज़ का एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन या पुलिस पर होता है कि वो सिद्ध करे कि ड्राइवर जो है, गाड़ी को अपनी रेस नेग्लिजेंट मैनर से चला रहा था। एक्सीडेंट के केस बहुत आते हैं। इसीलिए सरकार अपनी पुलिस ऑफिसर मतलब पुलिस जो है डिपार्टमेंट, अपने यहाँ मैकेनिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो आईआईटी बच्चे होते हैं, उनको भर्ती करके रखती है। वो बच्चे जो हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक इनकी उन्हें नॉलेज प्रदान की जाती है कि वो इसका इंस्पेक्शन करके ये देखें कि गाड़ी सही है नहीं। जब कोई ट्रक एक्सीडेंट करता है, तो सबसे पहले मैकेनिकल एक्सपर्ट जो है, उसका इंस्पेक्शन करता है, उस गाड़ी को कब्जे में लिया जाता है और उसकी एक सीजर मेमो बनाई जाती है और फिर उसे एक्सपर्ट को बुला के उसका इंस्पेक्शन कराया जाता है। दौरान इंस्पेक्शन वो एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसके अंदर लिखता है कि इसके ब्रेक ठीक थे, इसका स्टीयरिंग ठीक था, इसका मोबिलिटी ठीक था, इसकी हर चीज ओके थी। तो उसमें रिपोर्ट में लिखता है द व्हीकल इज फिट फॉर ड्राइविंग। और दूसरे वाहन का भी इंस्पेक्शन करता है जिसके ऊपर ये देखता है डेंटिंग पेंटिंग तो नहीं है। जब दो गाड़ियां टकराती है तो एक दूसरे का पेंट भी एक दूसरे पर छोड़ देती है, तो सब पेंट वगैरह की रिपोर्ट भी वो देता है। तो इसको कहते हैं मैकेनिकल एक्सपर्ट। अब ये जब हमने मान लो रिपोर्ट में ये आता मैकेनिकल एक्सपर्ट में कि ट्रक के ब्रेक फेल है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है पुलिस की, एज ए पुलिस की जिम्मेदारी है ये सिद्ध करने की कि एक्सीडेंट जो है ट्रक चालक की गलती से हुआ है। लेकिन यदि उसकी ब्रेक फेल है, अगर ब्रेक फेल है तो एक्सीडेंट तो फिर उसकी गलती कहाँ है? तो ड्राइवर की गलती नहीं है। अगर स्टीयरिंग फेल हो जाता है तो ड्राइवर की गलती नहीं है। तो ऐसे में तो क्योंकि पुलिस को हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी वो ये सिद्ध करे कि गाड़ी बिल्कुल ओके थी, उसके बावजूद भी इसमें लापरवाही से हम वो किया है। तो इसलिए मैकेनिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनवानी पड़ती है। अगर इसमें सब चीज सही आएगी तो माना जाएगा कि ड्राइवर की गलती से हुआ है। लेकिन अगर इसके अंदर आ गया कि ब्रेक फेल थे तो चार्जशीट नहीं आनी चाहिए। स्टीयरिंग फेल हो गया तो चार्जशीट नहीं आनी चाहिए। तो ये मैकेनिकल रिपोर्ट गाड़ी की फिटनेस के लिए कि गाड़ी ठीक ठाक थी, रोड पे चलने लायक थी और गलती ड्राइवर की, इसलिए मैकेनिकल रिपोर्ट जरूरी है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने आपको मैकेनिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट को बताने की कोशिश करी। अब मैं आपको बताता हूँ एफएसएल। एमएलसी मैंने कल बताई दी थी। एफएसएल का पूरा फॉर्म है फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट, फॉरेंसिक साइंस लैब रिपोर्ट, फॉरेंसिक साइंस लैब रिपोर्ट। फॉरेंसिक साइंस क्या है जरा समझ लें आप। जैसे ही डॉक्टर के पास पेशेंट को लेके जाता है तो डॉक्टर जो है उसके सैंपल कलेक्ट कर लेता है, इंजर्ड के या मरने वाले के।
खास करके मरने वालों की बात करो, जिंदे वालों के लिए तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो मर्डर के केस हैं, तो उसमें एफएसएल रिपोर्ट ले लेता है। वो सॉरी डॉक्टर सैंपल्स लेता है। तो उन सैंपल्स को उस सैंपल्स को जो है फॉरेंसिक लैब में जहाँ वैज्ञानिक लोग बैठे हैं, वो उसमें टेस्ट करके बताते हैं कि ये मरने वाला अगर ये उसका चेहरा-वेहरा क्रूप कर दिया है, मरने वाले की पहचान नहीं बन हो पा रही है, तो ऐसे में डीएनए टेस्ट प्रोफाइल किया जाता है। डीएनए अधिकतर माँ के खून से कराया जाता है या सगे भाई हो और कोई हो तो। वैसे माँ के खून से ज़्यादा कराया जाता है। तो उस डीएनए प्रोफाइल बनती है, तो वो डॉक्टर नहीं बना सकते, बल्कि उनको साइंटिस्ट जो बैठे हैं, वैज्ञानिक जो बैठे हैं फॉरेंसिक लैब में, वो निर्माण करते हैं एफएसएल। इसी तरीके से जैसे लेडीज़ के साथ बलात्कार हुआ, तो उसके जो वजाइना है, उसके अंदर से किस-किस का सीमेन प्राप्त हुआ, तो उनका मेडिकल ग्रुप, ब्लड ग्रुप क्या था उस सीमेंस का, ये एफएसएल रिपोर्ट डिसाइड करती है। ये एफएसएल रिपोर्ट ये बताती है, ये से एफएसएल रिपोर्ट बताती, तो उससे ये सिद्ध हो जाता है, तो मुल्जिम का जब ब्लड कंपेयर कराया जाता है, तो ये आ जाता है कि इसी नंबर का सीमेन इसके लेडीज़ के से मिला और ये मुल्जिम का भी ब्लड ग्रुप यही है। ये इम्पोर्टेंट वहाँ जब होता था जब लड़की को मार ही दिया जाता है। जब लड़की को मार दिया जाता है, तब इस तरीके की जो एफएसएल्स रिपोर्ट्स हैं, ये एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के रूप में काम आती है और बड़ी फ़ायदे की होती है। तब एफएसएल रिपोर्ट एक तो ये होती है डीएनए प्रोफाइल की एफएसएल रिपोर्ट हो गई। हाँ, जब कोई मुल्जिम पकड़ा जाता है और जो आदमी मरा है, हमने उसका भी खून ले रखा है, मरे वाले का, क्योंकि वो डॉक्टर ने हमें दे रखा है। ऐसे ही ब्लड हमने जो है मुल्जिम का ब्लड लेते मुल्जिम से कपड़े बरामद होते हैं, मुल्जिम के बांधो हमने कपड़े बरामद करे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान में पुलिस ने मुल्जिम के कपड़े बरामद करे। तो उन कपड़ों को उन कपड़ों को लैब में भेजा जाता है, फॉरेंसिक लैब में। और वो फॉरेंसिक लैब में डॉक्टर ये पूछ के बताते हैं कि इसके ऊपर जो ब्लड है, वो मरने वाले के कपड़ों का है, मरने वाले के खून का है। तो इससे एक सर्कमस्टांसेस चेन बनती है, जो ये बताती है कि यही वाला मुल्जिम मरने वाले व्यक्ति को मारने में इन्वॉल्व था। तो ऐसी बहुत सारी मेडिकल एविडेंसेस हैं, अगर मैं बताऊँगा तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा और शायद 20 टॉपिक्स में भी मैं इसको खत्म नहीं कर पाऊँगा। तो इस तरीके की रिपोर्ट्स जब वैज्ञानिकों के द्वारा दी जाती है, तो फॉरेंसिक रिपोर्ट कहलाती है और कानून के तहत यदि वो डायरेक्टर साहब की दी हुई रिपोर्ट है, तो वो पर से एडमिसिबल होती है। अर्थात उसको एक्सपर्ट को कोर्ट में आने की आवश्यकता भी नहीं है, बल्कि वो पढ़ ली जाएगी, क्योंकि वो इतने बड़े ऑफिसर हैं। तो यहाँ मैंने आपको एमएलसी क्लियर करी थी पहले, मैकेनिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट क्लियर करी और हमने एफएसएल रिपोर्ट आपको क्लियर करने की यहाँ कोशिश करी। 2 चीज़ें मैंने अभी आपको 5-10 मिनट में क्लियर करी हैं, शायद मैं समझता हूँ आपने समझी भी होंगी। सॉरी। ये एफएसएल रिपोर्ट बहुत कारगर चीज़ है। जो ब्लाइंड मर्डर होते हैं, ब्लाइंड केसेस होते हैं, कभी सुनाऊँगा एक केस आपको बहुत अच्छा, क्योंकि अभी टॉपिक बहुत लंबा है मेरा, तब ये बड़ी काम आती है। इससे सर्कमस्टांसेस चेन जोड़ी जाती है। तो फाइल पे लगी हुई होती है, छपी हुई प्रिंटेड परफॉर्मा होता है इसका, उसपे लिखा होता है एफएसएल। इसके अंदर 2-3 रिपोर्टें होती हैं, एक तो सेरोलॉजिकल रिपोर्ट, बायोलॉजिकल रिपोर्ट, उसमें
ब्लड वगैरह के ग्रुप वगैरह दिए जाते हैं, उन्हें आप पढ़ना पड़ेगा आपको। ये धीरे-धीरे एक्सपीरियंस से आएँगी, ये कोर्ट में जब आप देखेंगे या एक बहुत अच्छी किताब आती है इसके ऊपर जूरिस्प्रूडेंस के नाम से, वो आपको पढ़नी पड़ेगी अगर क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करेंगे तो। उसमें नहीं जाते, वो बारीकी है। तो एक तो ये एफएसएल का एक पार्ट हो गया। एफएसएल को यहीं पे आपको एक और समझाएँ, एफएसएल बहुत सारे प्रकार के एफएसएल के। कभी-कभी कंट्री मेड पिस्टल बरामद होती है। मुलजिम से कंट्री मेड पिस्टल बरामद होती है और मरने वाले के शरीर से गोली बरामद होती है। मरने वाले शरीर से गोली बरामद हुई और मुलजिम का जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, तो मुलजिम को पकड़ा और मुलजिम से वो पिस्टल बरामद हुई। तो उस गोली को और उस पिस्टल को बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास भेजा जाता है। बैलिस्टिक एक्सपर्ट उसका वो टेस्ट करके, ये देख के कि गोली इसी पिस्टल से चली है, किसी और से चली है। तो वो अपनी रिपोर्ट देता है कि गोली इसी पिस्टल से चली है। वो मना भी कर सकता है, गोली इस पिस्टल से नहीं चली। वो मना भी कर सकता है और रिपोर्ट भी दे सकता है। यदि वो ये रिपोर्ट देता है कि गोली इसी पिस्टल से चली है, तो ये माना जाएगा कि यही वाले मुलजिम ने ये वाली पिस्टल से ही मरने वाले का कत्ल किया है। तो ऐसी बैलिस्टिक एक्सपर्ट रिपोर्ट भी आपको फाइल पे मिलेगी। यहीं पर जब रिपोर्टों का ये सिलसिला चला है, तो एक और आपको बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने लिखा था, ये 34-35 चीजें चार्जशीट के लिए लिखी थी, लेकिन और एक और याद आ गई, देखो भी। जब किसी बदमाश से कट्टा बरामद होता है या पिस्टल बरामद होता है, तो कोर्ट में यह सिद्ध करना जरूरी होता है कि कट्टा वर्किंग ऑर्डर में था। तो वो बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास भेजी जाती है वो चीज। क्या? बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास भेजी जाती है और बैलिस्टिक एक्सपर्ट ही ये बताता है कि कट्टा वर्किंग ऑर्डर में है, ये फायर आर्म है या नहीं है, ये हथियार है या नहीं है, ये बैलिस्टिक एक्सपर्ट रिपोर्ट देता है और उसे फायर करके देखता है कि उसकी नाल वाल गोली वोली चलने का सिस्टम उसमें है या नहीं है। अगर उसमें से गोली चल सकती है, फायर कर सकता है, किसी को मार सकता है, कैपेसिटी रखता है ऐसा, तो वो फायर आर्म कहलाता है। तब वो बैलिस्टिक रिपोर्ट भी आपके काम आती है। तो आपने एफएसएल रिपोर्ट का ही पार्ट है डीएनए रिपोर्ट, बैलिस्टिक रिपोर्ट भी उसी का पार्ट है आपका। और आपको देखिए और भी कभी-कभी क्या होता है, कुछ आदमी अपनी माता-पिताजी की नकली वसीयत बना लेते हैं और अपने दूसरे भाइयों को हिस्सा नहीं देना चाहते। मरने के बाद अपने माँ-बापों के दस्तखत नकली बना लेते हैं, अंगूठा बना लेते हैं, घर पे बना लेते हैं। या बहुत से आदमी किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी दबाने के लिए धोखाधड़ी करके प्रॉपर्टी बेच देते हैं और उस आदमी के नाम से सिग्नेचर बना के बेच देते हैं, बेच देते हैं। क्या? बना के बेच देते हैं। तो ऐसे जब अपराध हुए होते हैं, ऐसे जब अपराध होते हैं, तो इसके लिए एफएसएल एक्सपर्ट के ही अंदर एक टीम होती है, राइटिंग एक्सपर्ट की। राइटिंग एक्सपर्ट की जो टीम होती है, उसका काम ये होता है कि वो उसकी जांच करती है कि उसमें क्या किया जाता है, राइटिंग एक्सपर्ट के उसमें किया जाता है। देखो आप ये भी समझ लो, अगर शिकायतकर्ता कह रहा है कि इस डॉक्यूमेंट पर मेरे दस्तखत नहीं है, पहले तो समझ लो ऐसा केस जिसमें शिकायतकर्ता ये कह रहा है कि मेरे दस्तखत नहीं है, तो शिकायतकर्ता की राइटिंग ली जाती है और मुलजिम की राइटिंग ली जाती है और वो दस्तावेज जिसके ऊपर नकली दस्तखत है, वो तीनों चीजें राइटिंग एक्सपर्ट को भेजी जाती है। राइटिंग एक्सपर्ट अपनी नॉलेज, अपनी बुद्धि और एक्सपीरियंस के आधार पर उस रिपोर्ट पर यह बताता है कि ये वास्तव में किसके सिग्नेचर है। अगर ये सिग्नेचर आ जाता है कि मुलजिम के हैं, तो ये माना जाएगा कि मुलजिम ने अपराध किया है। अगर ये आ जाता है कि ये कंप्लेनेंट के नहीं है, कंप्लेनेंट के नहीं है,
तो ये माना जाएगा कि तब भी ये मुल्जिम के हैं, मुल्जिम ने किसी ना किसी व्यक्ति से बनवा के ये नकली कागज बना के उसकी प्रॉपर्टी का मिसयूज किया है। अब सपोज करो आदमी मर गया है, अब मर गया में कैसे हो गई? तो मर गया आधे आदमी है, उसके मरे हुए के सिग्नेचर बना लिए, किसी बेटे ने अपने दो भाइयों की संपत्ति दबाने के लिए एक अपने बाप की नकली वसीयत बना ली। उसने बाप का ही अंगूठा नकली लगा लिया, किसी का लगवा लिया, अपना लगा लिया, अपनी बहन का, अपनी बहू बहू का लगा लिया और सिग्नेचर अपने बाप के करके मार दिए। वो तो सोच रहा बहुत होशियार, तू तो बहुत होशियार है। तो उसमें क्या किया जाएगा? तो जो मरने वाला है उसका यदि कोई बैंक का खाता हुआ तो उस बैंक खाते में उसके सिग्नेचर या उसका अंगूठा, या उस आदमी ने कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो उस रजिस्ट्री कार्यालय से उसका अंगूठे के निशान और राइटिंग के निशान लेके, देखिए, जो उसके सिग्नेचर लिए जाएंगे, भाई एक लड़का कह रहा है कि ये मेरे बाप के दस्तखत नहीं है, दूसरा कह रहा नहीं है, तो ये सिद्ध कैसे हो? तो इसलिए क्या कि कभी जब वो जीवित हो और कुछ ऐसी कस्टडी सोर्स हो जहां पर ये देखो, जैसे कोई खाता खोलता है तो खाता तो असली होगा, असली सिग्नेचर से खुलेगा। किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो असली जगह होगी, तो ऐसे सोर्स है जो रिलायबल और विश्वसनीय हो, वहां से पुलिस एक रिकॉर्ड कलेक्ट करेगी। जैसे मान लो अगर किसी आदमी ने कोई कभी प्रॉपर्टी खरीदी थी तो रजिस्ट्री ऑफिस में अंगूठे अंगूठे निशान होते हैं, बैंक में खाता खोलो तो सिग्नेचर होते हैं, सिग्नेचर तो कम से कम होते। तो उस जो नकली वसीयत है उसको, और वहां से दस्खत लेके, वहां से दस्खत किसी डिपार्टमेंट से जहां पर मरने वाले के दस्खत हो और जिसके ऊपर ये शक है कि इनने बनाए हैं, उन तीनों के सिग्नेचर लेके एफएसएल एक्सपर्ट को, राइटिंग एक्सपर्ट को भेज दिया जाएगा। राइटिंग एक्सपर्ट उस पर अपनी ओपिनियन देगा कि साहब, वो ये भी कह सकता है कि सर ये तो मरने वाले के दस्खत है। यदि मरने वाले के दस्खत है, जेन्युइन है, तो केस कुछ बना नहीं। लेकिन यदि कहता है कि नहीं ये नकली दस्खत है और ये इस व्यक्ति के हैं, इस व्यक्ति के हैं जिसके ऊपर शक जाहिर किया गया, तो फिर वो मुल्जिम पक्का हो जाएगा, कंफर्म मुल्जिम हो जाएगा। तो ऐसे केस में राइटिंग एक्सपर्ट की भी ओपिनियन बड़ी मायने रखती है। उस पर लिखा होता है ऊपर रिपोर्ट पे, विधि प्रयोगशाला, डेट, पता, कहाँ से आई, कौन से थाने से ये आई, किस केस के सिलसिले में आई, कैसी सील लगी थी, कितना वो लगा था, क्यों, और उसके बाद में वो डिटेल देता है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट एग्जामिन किए और मेरी रिपोर्ट के मुताबिक ये आदमी के सिग्नेचर Q1 सिग्नेचर S1 सिग्नेचर से मेल खाते। Q1 क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, Q1 क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, S1 स्पेसिमेन डॉक्यूमेंट, स्पेसिमेन सिग्नेचर। तो यहां मैंने आपको बताने की कोशिश करी बैलिस्टिक एक्सपर्ट, राइटिंग एक्सपर्ट, राइटिंग एक्सपर्ट बताने की कोशिश करी, एफएसएल रिपोर्ट बताने की कोशिश करी। अब देखो टॉपिक बढ़ता ही चला जा रहा है, एक बात में से बात दिमाग में धड़ा धड़ धड़ा धड़ आती चली जा रही। स्टाम्प एक्सपर्ट, कई बार आपने देखा कि लोग नकली स्टाम्प बनाते हैं। मेरी एक बार एक मित्तल साहब थे, नाम याद नहीं आ रहा पूरा, एससी मित्तल, फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे। तो मैं उनसे पूछा एक बार कि सर आप ये कैसे बता देते हो कि ये स्टाम्प नकली है असली है? तो उन्होंने बताया कि सर स्टाम्प जो हम बनाते हैं, स्टाम्प की जब हमसे डिजाइन कराए जाते हैं तो ये डिजाइन हम ही करते हैं। मतलब वही एक्सपर्ट बता रहे हैं, बोले इसको हम कई बार इसके अंदर ईयर डाल देते हैं और वो ईयर हर एक को नहीं पता होता, जो इसकी कॉपी करता है वो इतना बारीकी से उसे नहीं देख पाता, और वो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देख सकते हैं। या जो बनाता है इस तरीके की निशानी हम अपने स्टाम्प्स में डालते हैं। स्टाम्प से मतलब ये रजिस्ट्री में लगने वाले स्टाम्प, मकान दुकान संपत्ति खरीदते हैं उसमें लगे अनुसार। तो ऐसी रिपोर्टें भी, स्टाम्प से संबंधित रिपोर्टें भी वहां से आती हैं। तो राइटिंग एक्सपर्ट की वहां से आती है, बैलिस्टिक एक्सपर्ट। एक और रिपोर्ट बताएंगे आपको सर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। मुझे लगता है ये तो आज सारा यहीं निकल जाएगा तुम्हारा केस, तो टाइम हो जाएगा पूरा, तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा।
एक होता है फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। जैसी पुलिस को कोई सूचना मिलती है मौका वारदात की, तो पुलिस मौके पे एक टीम लेके पहुंचती है, दैट इज कॉल्ड क्राइम टीम। क्या टीम साहब? क्राइम टीम। देखो ये कहीं लिखी मिले, आप आईपीसीसी ये तीनों किताब पढ़ लीजिए, ये चीजें तुम्हें नहीं मिलने जो मैं बता रहा हूँ। 20-20, 30-30 साल लग जाएंगे तुम्हें इन्हें समझने को, और कोई बतावे नहीं इन्हें। ये तो धन्यवाद है यूट्यूब का कि तुम्हें फ्री में ज्ञान देने वाले मिल रहे। और हम लोग हैं रिटायर, हम सोचते हैं यदि ज्ञान है, क्योंकि भारतीय संस्कृति और भारतीय कल्चर ये है, यदि आपने कुछ सीखा है, जितना भी सीखा है, चवन्नी सीखा या अठन्नी सीखा, तो लोगों को तक बांट दो, ताकि नए बच्चे जिन्हें बड़ी दिक्कत होती है, वोट में जाकर कोई समझाता नहीं है, कोई गुरु सही मिलता नहीं है, तो अपनी जिंदगी खराब करते हैं बेचारे, धक्के खाने पड़ते हैं, उन्हें कोई बताता नहीं है। तो ये मेरे पे अगर थोड़ा सा ज्ञान है तो मैं आपको बांट रहा हूँ, ज्यादा है नहीं, थोड़ा सा ही है, दे रहा हूँ आपको, ले लो। फिंगरप्रिंट तो क्राइम टीम लेके जाती है पुलिस मौके पे। अब क्राइम टीम क्या करती है, देखिए सर, क्राइम टीम क्या करती है जरा समझे। पानी पी लो सर थोड़ा सा। एक गिलास रखा बचा। क्राइम टीम क्या करती है, क्राइम टीम के अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं जिनका काम होता है फिंगरप्रिंट उठाने का, मौके पे से फोटोग्राफी खींचने का। फोटोग्राफी से ब्लड, खून के निशानात वगैरह, और डिसीज की, डेड बॉडी की क्या हालत है, पूरब की तरफ मुंह है, पश्चिम की तरफ मुंह है, मरने वाला कौन है, मरने वाले के आइडेंटिफिकेशन के लिए वो फोटोग्राफ जरूरी होती है। लेकिन एक अहम फाइल है, देखिए हर टॉपिक पे मुझे एक केस याद आया था, और केस का मतलब है 25 मिनट वैसे ही चले जाएंगे बताने में, तो सॉरी केस नहीं बताता। अब सर एक बात सुनो आप, केस ये है कि किसी आदमी का कत्ल हो गया और फिंगरप्रिंट टीम पहुंच गई। अब फिंगरप्रिंट टीम क्या करेगी, देखो सर ऐसा समझो, ये रिपोर्ट भी फाइल पर आती है, फिंगरप्रिंट ने जाके देखा कि यहां पर एक गिलास रखा हुआ है। अब जैसी, मान लो सपोज करो मैं ही कातिल हूं, मैंने किसी का कत्ल किया और इन्वॉल्व हूं, तो मैं घटना स्थल पर गया हूं, और वहां पर मैंने गिलास, पहले उसने मुझे पानी दिया उस बेचारे किसी व्यक्ति ने, और मैं इतना निर्दयी और जालिम था कि मैंने उसे लूटा भी और उसका कत्ल भी कर दिया पानी में। तो कई बार मुलजिम तो जल्दबाजी में होता है, उसके फिंगरप्रिंट्स इस गिलास पे रह जाते हैं, ये जो निशान है ना, इस पे रह गए, इस बोर्ड पे भी रह सकते हैं, हर चीज जो सरफेस, इस दीवार पे भी रह सकते हैं, किसी ताले पे भी रह सकते हैं। तो इसके ऊपर पाउडर डाला जाता है, और पाउडर डाल के उसके फोटो क्लिक कर लिए जाते हैं, और फोटो बड़े करके जब एनलार्ज करके दिए जाते हैं, तो उंगलियों के निशान आ जाते हैं पोरोस के ऊपर, जो है ये खासियत है वर्ल्ड में। ये थंब इम्प्रेशन जो परमपिता परमेश्वर ईश्वर, जिसे आप कुछ भी कहते हो, मानते हो तो भी ठीक है, नहीं मानते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। इस अंगूठे पर, उंगलियों पे जो निशान है आपकी पे, ये वर्ल्ड में किसी दूसरे आदमी के नहीं मिलने के, ध्यान रखियो मेरी बात को बस। तो ये गिलास पर निशान आ गए, तो ये इसको क्या करते हैं, हम इसको संगवा के रख लेती है पुलिस, हमसे मतलब पुलिस, मैं पुलिस नहीं हूं, मैं तो ऐसी एक लॉ पढ़ा लिखा आदमी हूं, बस कानून जो पहले पढ़ा है, और अब तो नया है ये लॉ, लेकिन पुराना सिस्टम खत्म नहीं हो सकता, चलना तो वही है, इसके लिए कोई नई किताब नहीं बनती, चलेगा यही, पर इसके लिए कोई किताब नहीं है, और इसके लिए किताब है तो कम से कम 50 साल लग जाएंगे इसे समझने, 20 साल लगेंगे समझने में, तब ये आएगा। कई बार तो इस चीजें आपके पल्ले ही नहीं पड़ने की जिंदगी में, अब हत्ते नहीं आने की। अब ये फिंगरप्रिंट के जो प्रिंट्स हैं, ये पुलिस उठवा के, इनके फोटोग्राफ करवा के इन्हें अपने कब्जे में रख लेगी। जब मुलजिम पकड़ा जाएगा, तब उसके भी फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, मुलजिम से मतलब सस्पेक्ट पकड़ा जाएगा तो उसके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, उन फिंगरप्रिंट्स के मिलान के लिए ये फिंगरप्रिंट्स भेजे जाएंगे सर। अगर ये मिल के आ जाते हैं कि फिंगरप्रिंट इसी व्यक्ति के हैं,
अगर ये फिंगरप्रिंट मिल के आ जाता है इसी व्यक्ति के हैं, तो उस रिपोर्ट के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये मुलज़िम उस व्यक्ति की तरफ इशारा करेगा कि ये मुलज़िम अर्थात मेरे आई नहीं मिल गए, मैं ही पकड़ा गया। तो ये हो जाएगा कि ये विनोद कुमार शर्मा जी वहीं गया था और उस लूटने में और कत्ल में इसका शामिल है ये क्योंकि इसके गिलास पे निशान है। तो यहाँ श्रीमान जी आपका ये टॉपिक फिंगरप्रिंट तक मैंने किया क्लियर। अब ज़रा-सा ये समझ लो, ये सारा सामान जो उठाया जाता है, जितनी भी सैंपल्स उठाए थे पुलिस ने मौके से या ये फिंगरप्रिंट उठाए थे या खून-आलूदा मट्टी या जो भी चीज़ मौके से उठाई थी, उनको एक सीज़र मीमो के द्वारा कब्जे में पहले ही ले चुका है। उस सीज़र मीमो को ले जाकर मालखाना एक मुहर्रिर होता, मालखाना, क्या होता? मालखाना, जहाँ पर चीज़ों को रखा जाता है, चीज़ों को रखा जाता है। तो वहाँ मालखाने में जाके जमा कर देता है। मालखाने में जमा कर बस यहीं छोड़ता हूँ आपको, मालखाने में जमा कर देता है प्रॉपर्टी और मालखाना जो है आपको आपको पढ़ाऊँगा लेक्चर नंबर इससे अगला जो 36 लेक्चर आएगा, उसमें पढ़ाऊँगा। तो अगला लेक्चर जो भी आएगा, स 37 लेक्चर आएगा, तो उसमें ही बताऊँगा कि मालखाना क्या है, मालखाना मुहर्रिर क्या है और तो आप इस समय आपका एफएसएल मैंने कंप्लीट किया, मैकेनिकल एक्सपर्ट क्लियर किया और अब आपका रजिस्टर नंबर 19 मालखाना, मालखाना मुहर्रिर क्या चीज़ें होते हैं और इनकी चार्जशीट में और इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में और इनकी प्रॉपर्टी से क्या रिलेशनशिप है, ये मैं अब अगले टॉपिक में बताऊँगा आपको। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।